हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, इसके बारे में आइए बात करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों, सबसे पहली बात, आप जानते ही होंगे कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कुछ हमारे जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। इनमें से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, जैसे कि हमारा फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। इनको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। इनकी विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है इनमें से फ्लोरीन की, इसके बाद में ऑक्सीजन की, और तीसरे नंबर पे आती है नाइट्रोजन की। ये तीनों एलिमेंट ऐसे हैं। इनके अलावा और भी एलिमेंट हो सकते हैं, कभी कभी हमारा सीएल भी ऐसा होता है। इनमें से ये ज्यादातर ऐसे हैं, जब ये किसी हाइड्रोजन परमाणु के साथ में जुड़ते हैं तो उस हाइड्रोजन को मोटिवेट करते हैं इनमें से किसी भी और एटम के साथ में बंध बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं HF। आप जानते ही होंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है, जैसे कि हमारा HCl भी होता है और HBr भी होता है। उसी तरीके से हमारा हाइड्रोजन फ्लोराइड भी एक कंपाउंड होता है। जो हमारा ये F है, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, जब हमारा एक अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला परमाणु हाइड्रोजन के साथ में जुड़ता है तो हाइड्रोजन किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में एक कमजोर बंध बनाता है। जैसे कि HF हमने यहाँ पे एक दूसरा ले लिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब हाइड्रोजन परमाणु किसी अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हो रहता है तो हाइड्रोजन किसी दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के साथ में, सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु के साथ में एक कमजोर बंध बनाता है, ये वाला कमजोर बंध। ठीक है, इसको ही हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत सारे बना सकता है, H और F। यहां पे भी हम इसको शो कर सकते हैं। इस तरीके से ऊपर की तरफ भी चले जाएंगे और नीचे की तरफ भी हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है इसके, जैसे कि H2O में, ये तो H2O वाला है, मैं लिख दे रहा हूं इसको भी HF में। अब आप जानते ही हैं कि हाइड्रोजन का जो दो परमाणु हैं वो ऑक्सीजन के साथ में जुड़े रहते हैं सहसंयोजक बंध के द्वारा। ये लीजिए। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन परमाणु है ये दूसरे विद्युत ऋणी परमाणु के साथ में एक कमजोर बंध बनाएगा। ध्यान दीजिए, यहां पे भी हाइड्रोजन है तो ये इसके साथ में बना लेगा। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला जो हाइड्रोजन है ये दूसरी जगह बना लेगा इस तरह से। सॉरी, ये हाइड्रोजन इसके साथ में बना लेगा और ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ में बना लेगा। इस तरीके से जो हमारे हाइड्रोजन है वो दूसरे अनदर अधिक जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उनके साथ में एक कमजोर बंध बनाते हैं। इन्हीं कमजोर बंधों को हम लोग हाइड्रोजन बंध बोलते हैं, बॉन्ड। दोबारा सुन लीजिए, जब हाइड्रोजन किसी अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के साथ में जुड़ा रहता है तो हाइड्रोजन किसी दूसरे विद्युत ऋणी तत्व के साथ में एक कमजोर बंध बनाता है, ये वाला। ठीक है, इसे ही हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक, ये जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड है ये दो तरीके के होते हैं। नंबर 1, इंट्रामोलिकुलर।
हाइड्रोजन बॉन्ड। इनको हम लोग अंतरा अणुक भी कहते हैं, अंतरा अणुक, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है थोड़ा थोड़ा कि जो अंतरा, अंतरा का मतलब दो अणु, दो अणुओं के बीच में, जो बीच में बना होगा, अंतरों के बीच में, दो मतलब अणुओं के अंतर के बीच में बना होगा। जैसे कि हमारे ये दोनों एग्जाम्पल अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड के ही हैं। एक अणु इसमें हमारा HF का ये है और दूसरा ये है, तो इन दोनों के बीच में बना है, दोनों अणुओं के बीच में बना है, यहाँ भी दोनों अणुओं के बीच में बना है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी इसी तरीके से कह सकते हैं कि ये हमारा H2O का एक अणु है और H2O का दूसरा अणु ये है, तीसरा ये है, तो इन अणुओं के बीच में ही बन रहा है। ठीक है, तो ये है एक तरीके का हमारा अंतराणु हाइड्रोजन बंध। इसको परिभाषित कर सकते हैं, जब हाइड्रोजन बंध दो अलग अलग अणुओं के बीच बनता है तो उसे हम अंतराणु हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इनका एग्जाम्पल दे सकते हैं दोनों का। दूसरे की बात करते हैं, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको हम अंतः कहते हैं, मतलब अंदर की तरफ, तह अणु हाइड्रोजन बंध। अंतःअणु हाइड्रोजन बंध। जैसे कि हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। पहले तो आप जानते होंगे ये हमारा जो रिंग रहता है बेंजीन का रहता है, और इसके ऊपर अगर हम लोग OH लगा दें तो ये फिनोल बन जाता है। और अगर हम लोग इसके सापेक्ष इसकी जो पोजीशन है इनको देखें, चलिए मैं पहले ये पोजीशन सी बता दे रहा हूं आपको इससे, क्योंकि बच्चों को ज्यादातर कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी क्या पोजीशन है। अगर हम इस पोजीशन के सापेक्ष देखें तो इसको कहते हैं ऑर्थो, इसको कहते हैं मेटा, और इसको कहते हैं पैरा पोजीशन। अगर ये पोजीशन हम लोग ना मान करके इसको लेते तो ये दोनों पास वाले ऑर्थो हो जाते, और एक छोड़ करके ये वाला मेटा होता है और सामने वाला पैरा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी ऑर्थो है और ये मेटा है। ध्यान रहे इस चीज का आपको। ठीक है, तो इसके हम ऑर्थो पोजीशन पे एक नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं, ये लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन दूसरा अनदर जो परमाणु है हमारा ये वाला ऑक्सीजन वाला, इसके साथ में एक कमजोर बंध बना लेता है जो हमारा हाइड्रोजन बंध कहलाता है, H बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमारा केवल एक ही अणु है, इसीलिए हमने इसको अंतःअणु हाइड्रोजन बंध कहा है। इस तरीके के बहुत सारे हमारे पास में एग्जांपल हैं। एक और ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे सैलिसिल्डिहाइड का, इसका नाम है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, लिख दे रहा हूं मैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, फिनोल। यहां पे हम C सिंगल बॉन्ड H और डबल बॉन्ड O, ये CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ऐसे ही ऑक्सीजन यहाँ पे भी है जैसे इसमें है, इसी तरीके से जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ में एक कमजोर बंध बना लेगा। ठीक है, H बॉन्ड, ये भी एक हमारा मॉलिक्यूल है। इसका नाम है हमारा सैलिसिल्डिहाइड। इसको आप लोग ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी कह सकते हैं। बड़ा ग्रुप हमारा बाद में बोला जाता है। चलिए सैलिसिल्डिहाइड लिखता हूं मैं, सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, सैलिसिल्डिहाइड। तो बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि ये दो अणु जो हमारे हैं
दोनों के अंदर ही, एक एक के अंदर ही हमारा हाइड्रोजन बंध बना है, इसीलिए दोनों अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध है, मतलब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसके अंदर कई सारी प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से ये महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके ऊपर बेस्ड हमारे एक नंबर का कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, जनरली आता ही है वैसे तो। जैसे कि हम लोग बता रहे हैं आपको, क्वेश्चन आता है हमारा H2S गैस है परंतु H2O द्रव, क्यों? मतलब पूछा गया है H2S गैस क्यों है और H2O द्रव क्यों है। मतलब जनरली जो बात होती है हमारी वो ये होती है कि जो अधिक अणु भार वाले हमारे यौगिक होते हैं वो जनरली लिक्विड या सॉलिड होते हैं, ठीक है। लेकिन जो H2 है उसका अणुभार आप जान नहीं रहे हैं, यहाँ पे केवल 18 है। भाई ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 हाइड्रोजन का हो गया 18 अणुभार, और इसका 32 इसका होता है सल्फर का, और 2 इसका, तो ये 34 होता है टोटल, ठीक है। इसका ज्यादा अणुभार है और इसका कम है, लेकिन ये फिर भी गैस है और ये द्रव है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता, ठीक है। इसीलिए ये गैस है और ये लिक्विड है, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है PH3 गैस है परंतु NH3 लिक्विड है, ठीक है। तो यहां पे भी सेम वही है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसके अंदर नहीं बनता है, इसलिए ये लिक्विड है और ये गैस है, ठीक है। इसी तरीके से एक और C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल है, ये लिक्विड होता है, जबकि C2H5OC2H5 ये जो कंपाउंड है ये इसी से बनाया जाता है, लेकिन जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट कहिए, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनते हैं और इसके अंदर बनते हैं। इस तरीके के हमारे छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपटीशन में और जनरली आपके एग्जाम में भी आते रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बताया है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये जनरली आता ही रहता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं संयोजकता के आबंध सिद्धांत के बारे में, मतलब वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। इस सिद्धांत में जो हमारे हिटलर और लंदन 2 साइंटिस्ट हुए उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि जो हमारे सहसंयोजक यौगिक हैं उनके बीच में बंध प्रवृत्ति किस तरह की होती है। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट लिखे हैं। इनमें से जो हमारा पहला पॉइंट है, 2 संयोजी परमाणुओं के बीच सहसंयोजी बंध बनाने में दोनों परमाणुओं के आधे भरे कक्षक आपस में अतिव्यापन करके विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन पेयर बनाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि सपोज कर लीजिए आपका हाइड्रोजन परमाणु है, आप जानते ही हैं इसका 1 एटॉमिक नंबर होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है हमारा 1s1। आप जानते हैं कि जो हमारा s उपकोष है उसके अंदर एक ही कक्षक होता है, s कक्षक, s ऑर्बिटल, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है ये वाला, और इसका हम दूसरा परमाणु ले लेंगे तो सेम ही रहेगा। सपोज मान लीजिए यही 2 हैं, तो ये कह रहा है हमें कि जो जैसे कि हम लोग H2 बनाते हैं, H1 H प्लस H इक्वल टू हम H2 बनाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा पहले वाला H परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु है, वो उसका एक आधा भरा हुआ है S उपकोष, सॉरी S ऑर्बिटल, उपकोष भी कह सकते हैं, S ऑर्बिटल भी है ये। मेनली हम कक्षक की बात कर रहे हैं ना, तो हम कक्षक की बात करेंगे। तो ये कक्षक हमारा S जो कक्षक है वो आधा भरा हुआ है, ठीक है। और इसी तरीके से दूसरे परमाणु का भी आधा भरा हुआ होगा। जब ये H2 बनाएंगे
तो इनके दोनों परमाणुओं के ये आधे भरे हुए s कक्षक आपस में मिल करके एक जोड़ा बनाएंगे। कैसा जोड़ा बनाएंगे? सपोज के लिए दो हैं तो इसका मतलब ऐसा होगा, जैसे एक ये है और एक ये है, तो जब ये आपस में मिलेंगे तो इस तरीके का एक ऑर्बिटल बनाएंगे और उसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में रहेंगे। ये वाला हमारा पहला पॉइंट इस बात को कहता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है कि जो सहसंयोजक बंध बनाने में केवल वही ऑर्बिटल भाग लेंगे जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग जब ये H2 बना रहे हैं तो केवल इसमें वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये भी हमारा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है कि परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से बने विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन पेयर नाभिकों के बीच बंध बनाते हैं। मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाता है तभी बंध बनता है। ठीक है, तथा इस इलेक्ट्रॉन पेयर में इलेक्ट्रॉन की पहचान खो देते हैं। इलेक्ट्रॉन अपनी पहचान खो देते हैं। इलेक्ट्रॉन अपनी पहचान खो देते हैं। यहां पे हमें लिखना है अपनी पहचान। इलेक्ट्रॉन अपनी पहचान खो देते हैं। ठीक है, मतलब ये नहीं पहचान पाओगे कि ये इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन किस एटम का है। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट हमें कहता है परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन के फलस्वरूप बंध बनने पर ऊर्जा उत्सर्जित होती है। मतलब जब हम लोग इन दोनों एटम्स के ऑर्बिटल्स को आपस में मिलाते हैं तो जब ये मिलते हैं तो उस टाइम में एनर्जी रिलीज होती है, निकलती है बाहर। ठीक है, तथा निम्न ऊर्जा का अणु बनाते हैं। यानी कि जब ये आपस में मिलते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और जो अणु बनता है उसकी एनर्जी कम होती है इनकी एनर्जी के योग से। ठीक है, तो ये था हमारा चौथा पॉइंट। ठीक है, इस सिद्धांत को समझाने के लिए जो हमारे हिटलर और लंदन साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने एक हाइड्रोजन के परमाणु को एग्जाम्पल के रूप में लिया भी। बात करते हैं इसकी, ये क्या कहता है। मान लीजिए, माना हमारे पास में एक हाइड्रोजन परमाणु है। सपोज कर लीजिए उसका नाभिक ये है और इलेक्ट्रॉन इतनी दूरी पर है उसका। ठीक है, उसको इन्होंने Na के रूप में माना और इसको Ea के रूप में। ठीक है, और दूसरा जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु है प्लस इसको Nb और इसके इलेक्ट्रॉन को Eb के रूप में माना। मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा नाभिक है पहला हाइड्रोजन परमाणु का, इससे इसका इलेक्ट्रॉन इतनी दूरी पर है और बी का जो एटम है उसके नाभिक का जो इलेक्ट्रॉन है, उसके जो परमाणु का इलेक्ट्रॉन है वो उससे इतनी दूरी पर है। अब सिचुएशन क्या होती है, ये जब तक एक दूसरे से दूरी बनाए हुए हैं तब तक इनमें कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये पास आते जाते हैं तो इनके बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों तरह के बल काम करने लगते हैं। कैसे काम करने लगते हैं? जैसे कि आप लोग इनको देख ही रहे हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, ये निगेटिव चार्ज वाला है, ये भी पॉजिटिव चार्ज वाला है और ये निगेटिव चार्ज वाला है। तो इन दोनों के बीच में हो जाएगा आपस में अट्रैक्शन। ठीक है, और इनके बीच में भी, मतलब इसके और इसके बीच में अट्रैक्शन होगा और इसके बीच में भी अट्रैक्शन होगा। हम यहाँ पे इसको ऐसे शो कर रहे हैं लाइन से। ठीक है, ये इन्हीं के हैं इसीलिए मैंने यहाँ पे डार्क लाइन ली है। ठीक है, अब जो अट्रैक्शन है जब ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं तब तो अट्रैक्शन इसके और इसके बीच भी होगा। ये लीजिए, हमने इसको थोड़ा डॉटेड करके शो किया है। ये इस तरीके से ये जब एक दूसरे के पास आ रहे हैं इस साइड में और ये इसके पास आ रहा है तो ये भी एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन लगाएंगे। ठीक है, मतलब एक दूसरे को आकर्षित करेंगे अपनी तरफ। और जो इसमें प्रतिकर्षण है वो इसके और इसके बीच में होगा। मतलब ये भी निगेटिव चार्ज है और ये भी निगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसी तरीके से इनके नाभिक भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन जो आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे आकर्षण बल है और प्रतिकर्षण बल है, उनमें
प्रैक्टिकली देखा गया है कि जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो जो रिफ्लेक्शन फोर्स होता है, मतलब जो प्रतिकर्षण बल होता है उससे ज्यादा होता है। इसकी वजह से ये एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, ठीक है। और आपस में एक दूसरे के जब नजदीक आ जाते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन एक जगह बीच में ऐसी जगह स्थिति बन जाएगी इनकी कि उस टाइम में जो आकर्षण बल है और प्रतिकर्षण बल है वो बराबर हो जाएगा, और जो इसकी जो एनर्जी है इस निकाय की वो न्यूनतम स्तर पे होगी। उसी पोजीशन में हम कहते हैं कि ये आपस में बंध बना चुके हैं, या फिर उस पोजीशन में हम कहते हैं इनका बंध बन गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, जो हम लोग इनके बंध बनाने में जो एनर्जी यूज होती है या फिर जो निकलती है उस एनर्जी को अबंध एंथैल्पी कहते हैं, बॉन्डिंग एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो सिद्धांत है हमारा, इसके मतलब कई सारी चीजें भी हैं, इसकी सीमाएं भी हैं। ये कहता है मतलब ये इसने जो चीजें कही हैं उसमें बहुत सारी चीजें छोड़ भी दी हैं। जैसे कि नंबर 1 पे हम लोग कह सकते हैं ये जो हमारा ऑक्सीजन का अणु होता है वो अणुचुंबकीय प्रकृति वाला होता है, लेकिन इसमें ये चीज नहीं कही गई है। दूसरी बात, ये ऑक्सीजन के अणुचुंबकीय गुण को नहीं डिटेल में समझाता नहीं है इसको। जो ऑक्सीजन का अणु है उसके अणु के अणुचुंबकीय गुण की व्याख्या नहीं करता, ठीक है। दूसरी बात, इसमें जो उपसहसंयोजक बंध है और संकर यौगिक है, बहुत सारे ऐसे यौगिक है जिनमें उपसहसंयोजक बंध बनते हैं और संकरण भी होता है, ये उनकी भी व्याख्या नहीं करता है। ऐसे यौगिक व्याख्या नहीं करता जिनमें उपसहसंयोजक बंध व संकरण होता है, ठीक है। तीसरी बात, ऐसे कई स्ट्रक्चर है जिसका एक सिंपली स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता, जिनके हमें अनुनाद स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं, उनकी भी ये व्याख्या नहीं करता है। अनुनाद संरचना वाले, इस लिख दे रहा हूं मैं, अनुनाद संरचना वाले यौगिकों की व्याख्या नहीं करता, यौगिकों की व्याख्या नहीं करता। चौथी बात, ये सहसंयोजक यौगिकों के दिशात्मक होने का भी कोई दिशा मतलब जो हमारे सहसंयोजक यौगिक है ये उनकी जो दिशा बनती है उसके भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता है या उनकी भी व्याख्या नहीं करता है। यहां लिख दे रहा हूं मैं, संयोजी यौगिकों के दिशात्मक गुण को नहीं समझाता है। इस तरीके से आप लोग जो हमारी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी है उसको कवर कर चुके हैं। इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए।